स्टूडेंट्स, आज से जो मैं आपके साथ जो है वो इनकम का जो सेकंड हेड है जिसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए, अगर कोई भी एसएससी जो है वो किसी भी हाउस प्रॉपर्टी का अगर वो ओनर है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, अगर कोई भी एसएससी जो है वो किसी भी हाउस प्रॉपर्टी का जो है वो ओनर है और वो हाउस प्रॉपर्टी जिसका वो ओनर है वो उसके जो है बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज नहीं की जा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में याद रखना कि उस प्रॉपर्टी पर जो भी रेंट मिलेगा, दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट, उस हाउस प्रॉपर्टी का जो है एसएससी ओनर होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन ये है कि वो प्रॉपर्टी उसके बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज नहीं होनी चाहिए। तो क्या होगा, उस प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी उसकी अपनी है और उसके बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए भी यूज नहीं की जा रही है उसके द्वारा, तो उस प्रॉपर्टी पर जो भी उसको रेंट मिलेगा, उस रेंट पर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर। तो यानी हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो ये है कि किसी भी एसएससी को अगर हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंटल इनकम मिलती है, रेंट रिसीव होता है इनकम की फॉर्म में, तो उस रेंटल इनकम पर जो है टैक्स लायबिलिटी जब कैलकुलेट करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में वो कैसे की जाएगी, कैसे नहीं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं कोई भी फर्दर डिस्कशन करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब भी हाउस प्रॉपर्टी हेड में हाउस प्रॉपर्टी की रेंट पर टैक्स कैलकुलेट करने के बारे में बात की जाती है, तो याद रखना कभी भी जो है हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर जो है किसी की एसएससी की रेंटल इनकम को डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता, बल्कि जो है इनडायरेक्टली यूज किया जाता है। यानी जब भी हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल इनकम को फाइंड आउट करेंगे किसी भी एसएससी की, तो याद रखना वो जो टैक्स है, वो जो टोटल इनकम है टैक्सेबल इनकम, वो रेंटल इनकम के बेस पर डिटरमाइन नहीं की जाती, बल्कि प्रॉपर्टी की उस हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू के बेस पर जो है वो कैलकुलेट की जाती है टैक्सेबल इनकम अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड। अब बात आती है कि ये जो एनुअल वैल्यू है ये क्या होती है प्रॉपर्टी की। देखिए, एनुअल वैल्यू जो है वो होती है इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ अर्निंग या इल्ड इनकम। देखिए, किसी भी प्रॉपर्टी की अपनी एक क्वालिटी होती है कि वो कितनी इनकम को जनरेट कर सकती है। तो कोई भी हाउस प्रॉपर्टी एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान जो है कितनी रेंटल इनकम को जनरेट कर सकती है, तो उसी को हम कहते हैं एनुअल वैल्यू। तो क्लियर है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल इनकम जो है वो रेंटल इनकम के बेस पर डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं की जाएगी, बल्कि डायरेक्टली जो है एनुअल वैल्यू जो है कंसर्न हाउस प्रॉपर्टी की जो है वो उसके बेस पर कैलकुलेट की जाएगी टैक्सेबल इनकम। और मैं बात कर चुका हूं एनुअल वैल्यू के बारे में। एनुअल वैल्यू का मतलब होता है कि अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एनी हाउस प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरेंट क्वालिटीज ऑफ दैट प्रॉपर्टी, कि वो प्रॉपर्टी जो है वो कितनी अर्निंग जो है, कितना रेंट जो है जनरेट करने की क्षमता रखती है, कितना रेंट जो वो जनरेट कर सकती है, उसको हम एनुअल वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो मैं जो है कंप्यूटेशन जब भी कंप्यूटेशन की जाएगी, कंप्यूटेशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखिए, जब भी हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर जो है टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे एसएससी की, तो ध्यान रखना ये जो है टोटल जैसे ही जो प्रोसेस हम यूज करेंगे उस प्रोसेस को हम जो है 4 पार्ट्स में क्लासिफाई करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे उसकी जो है वो ग्रोस एनुअल वैल्यू जो है हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोस एनुअल वैल्यू। सेकंड नंबर पर जो है हम ग्रोस एनुअल वैल्यू को जो है वो एनुअल वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे, यानी इस अमाउंट को जो है सेकंड स्टेज पे जो है एनुअल वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। नंबर थर्ड, एनुअल वैल्यू के बेस पर ग्रोस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है ग्रोस इनकम फ्रॉम
हाउस प्रॉपर्टी जो है वो कैलकुलेट की जाएगी, यानी दिस अमाउंट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्रोस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड आफ्टर देन ग्रोस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है उसको हम जो है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। इस इनकम को जो है इसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। देखिए क्या होता है, जब भी इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं एनुअल वैल्यू में, जब भी ग्रोस एनुअल वैल्यू को एनुअल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। इसको अगर इसमें कन्वर्ट करते हैं तो कुछ एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। इस अमाउंट को इसमें कन्वर्ट करते हैं तो कुछ एडजस्टमेंट की जाती हैं। देखिए अगर आपके पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है जो ग्रोस एनुअल वैल्यू में से की जानी चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में ग्रोस एनुअल वैल्यू के ही बराबर होगी। यानी अगर एनुअल वैल्यू में से जो एडजस्टमेंट की जानी चाहिए, अगर वो एडजस्टमेंट नहीं है तो एनुअल वैल्यू ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के रूप में होगी। अगर ग्रोस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से जो एडजस्टमेंट की जानी चाहिए अगर वो नहीं है तो ग्रोस एनुअल वैल्यू ही जो है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है वो मानी जाएगी। अब देखते हैं कि ये स्टेजेस क्या हैं। देखिए सबसे पहली बात है, फर्स्ट स्टेज में हम जो है कैलकुलेट करने जा रहे हैं ग्रोस एनुअल वैल्यू। देखिए क्या होगा, सबसे पहली बात आपने क्या करना है, मान लीजिए ये टेबल है। सबसे फर्स्ट इस फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट करने के लिए सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम जो हाउस प्रॉपर्टी आपकी है उसके म्युनिसिपल वैल्यूएशन का कंपैरिजन करेंगे फेयर रेंट के साथ। ईच प्रॉपर्टी का एक फेयर रेंट होता है वो जो गिवन होता है हमारे पास, तो म्युनिसिपल वैल्यू को हम फेयर रेंट के साथ जो है डिस्कस करेंगे और इन दोनों में से जो भी अमाउंट हायर होगा, जो भी अमाउंट क्या होगा हायर, उस अमाउंट को यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा। म्युनिसिपल वैल्यू जिस हाउस प्रॉपर्टी से आपको रेंटल इनकम मिली है उसका म्युनिसिपल वैल्यूएशन देखिए कितना है, रेंटल म्युनिसिपल वैल्यूएशन यानी म्युनिसिपलिटी के अकॉर्डिंग जो है उसको कितना रेंट मिलना चाहिए था। तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन, और दूसरी फेयर रेंट का मतलब है उसी लोकेशन पर जो अदर बिल्डिंग्स हैं उनके रेंट के अकॉर्डिंग कितना रेंट बनता था, उसको फेयर रेंट कहते हैं। इन दोनों में से जो भी अमाउंट हायर होगा वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। नंबर 2, सेकेंड स्टेज में क्या किया जाता है, जो आपके पास रिजल्ट आया है फर्स्ट का रिजल्ट, यानी फर्स्ट स्टेज में जो आपने कैलकुलेट किया है उसका जो कंपैरिजन हम करते हैं स्टैंडर्ड रेंट के साथ, और इन दोनों में से जो भी अमाउंट क्या होता है लेस, लोअर, इन दोनों में से जो भी अमाउंट लोअर होता है उसको यहाँ मेंशन कर दिया जाता है। और थर्ड स्टेज पर, और ये याद रखना जो फर्स्ट का जो रिजल्ट आता है वो स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में से जो कम आता है उसको एक्सपेक्टेड रेंट कहते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट कहते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट जो है उसके नाम से उसको जानते हैं। थर्ड नंबर जो स्टेज है, थर्ड नंबर स्टेज पर हम जो है यानी जब ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालते हैं तो थर्ड स्टेप में जो है हम निकालेंगे ग्रोस एनुअल वैल्यू जो यहाँ पर आएगी। ग्रोस एनुअल वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपके पास एक्सपेक्टेड रेंट है जो आपने यहाँ पर निकाला है उसका कंपैरिजन किया जाएगा एक्चुअल रेंट के साथ, और इन दोनों में से जो हायर होगा, जो क्या होगा हायर, ठीक है, वो जो है आपके पास है ग्रोस एनुअल वैल्यू जो है आ जाएगी। तो ये है हमारा जो है फर्स्ट स्टेज कि जब भी हम ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालते हैं तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट में से जो हायर होता है उसको लेते हैं। फर्स्ट का जो रिजल्ट आता है और स्टैंडर्ड रेंट, उन दोनों में से जो लोअर होता है उसको लेते हैं, जिसको हम एक्सपेक्टेड रेंट कहते हैं। और थर्ड स्टेप पर जो है ग्रोस एनुअल वैल्यू निकाली जाती है। ग्रोस एनुअल वैल्यू का मतलब ये है कि जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है और जो एक्चुअल रेंट आपको रिसीव हुआ है उन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो आपके पास क्या आ जाएगी, ग्रोस एनुअल वैल्यू आ जाएगी। अब क्या होता है, नाउ ग्रोस एनुअल वैल्यू विल बी कन्वर्टेड इनटू द एनुअल वैल्यू। देखिए ग्रोस एनुअल वैल्यू को एनुअल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए 2 डिडक्शंस दी जाती हैं, 2 अमाउंट डिडक्ट किए जाते हैं। पहला जो है म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। देखिए याद रखना, अगर एसएससी ने जो जितने भी म्युनिसिपल टैक्सेस पेड किए हैं उन म्युनिसिपल टैक्सेस का जो अमाउंट है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा। मैं एक बात क्लियर कर रहा हूँ, वैसे नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस भी करूँगा कि म्युनिसिपल टैक्सेस जो है वो केवल वही कंसिडर करने हैं जो ओनर ने पेड किए हैं, मालिक ने पेड किए हैं। और सेकंड जो है डिडक्शन मिलती है अनरियलाइज्ड रेंट की, अनरियलाइज्ड रेंट। अगर एसएससी को जो है
कोई रेंट रिसीव नहीं है, कुछ रेंट का कुछ अमाउंट जो है वो रिसीव नहीं हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में वो जो है कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद जो है उसकी डिडक्शन ले सकता है। यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से 2 अमाउंट डिडक्ट कर दिए जाते हैं, नंबर 1 और नंबर 2, ये दोनों का अमाउंट यहाँ जाता है, और उसके बाद 2 अमाउंट डिडक्ट करने के बाद जो हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी हमारे पास एनुअल ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये हमारे पास जो है एनुअल वैल्यू आ जाती है। अब क्या होता है, एनुअल वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे ग्रॉस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। देखिए हमारे पास क्या आ गई है, एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। इसमें से जो है 2 डिडक्शंस दी जाती हैं अंडर सेक्शन 24। देखिए ये डिडक्शन जो है इन एसएससी का राइट होता है इन डिडक्शंस को लेने का। 2 डिडक्शंस दी जाती हैं अंडर सेक्शन 24 सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है एनुअल वैल्यू में से 2 डिडक्शंस 2 अमाउंट डिडक्ट किए जाते हैं। नंबर 1, एक तो है फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन, दैट इज द 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। आपने कुछ नहीं करना है, जितनी भी एनुअल वैल्यू होगी उसका 30% जो है वो डिडक्ट कर देना है और वो अमाउंट निकाल लेना है यहाँ पर। और सेकंड जो डिडक्शन मिलती है वो मिलती है इंटरेस्ट की डिडक्शन। इंटरेस्ट यानी इफ जो है एम्प्लॉय ने जो हाउस प्रॉपर्टी जो एसएससी ने जो हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, जिसका वो रेंट रिसीव कर रहा है, उसको जो उस प्रॉपर्टी को उसने अगर उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट उसने अगर हाउस लोन लिया था, तो उस हाउस लोन का जो भी इंटरेस्ट पेड किया जाएगा उसकी डिडक्शन होगी इंटरेस्ट ऑन होम लोन। HL का मतलब होम लोन। ये 2 अमाउंट डिडक्ट कर दिए जाएंगे। तो 2 अमाउंट डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको हम कहते हैं ग्रॉस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब क्या होता है, इसमें जो है 2 अमाउंट ऐड किए जाते हैं। देखिए ग्रॉस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 2 अमाउंट ऐड किए जाते हैं, याद रखना। फर्स्ट अमाउंट ऐड किया जाता है एरियर ऑफ रेंट। अगर एम्प्लॉय को किसी भी प्रकार के रेंट का एरियर मिला है, यानी एरियर का मतलब क्या होता है ये ध्यान से सुन लीजिए कि करंट ईयर में डिसाइड किया गया कि पास्ट में जो है वो रेंट ज़्यादा होना चाहिए था। मान लो आप किसी से जो है वो 3000 रुपये पर मंथ के हिसाब से रेंट ले रहे हो। अब डिसाइड किया जाता है कि नहीं, वो तो 4000 होना चाहिए था। तो आपका जो किराएदार कहता है कि कोई बात नहीं जी, आप जो है 4000 के हिसाब से पास्ट का भी कैलकुलेट कर लीजिए। तो यानी जो इन्हांस्ड अमाउंट होता है रेंट का, उसका जो आपको एरियर मिलता है तो वो यहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है। पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होती है वो ज़रूर लेस करनी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होती है वो क्या करनी है, लेस करनी है। कितने %? 30%। और ये अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये फिर इस अमाउंट को आप बाहर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली, अगर आपके पास सेकंड जो ऐड किया जाएगा, फर्स्ट है एरियर ऑफ रेंट ऐड किया जाता है, ठीक है। सेकंड जो ऐड किया जाता है उसको हम कहते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। याद रखना, अनरियलाइज्ड रेंट। जितना भी अगर आपको जो है रेंट जो है वो आपके किराएदार ने पास्ट में पेड नहीं किया था, वो रेंट अब आपको रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो उसको कहते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट में से सबसे पहले लेस करना है जिस रेंट की डिडक्शन गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं की थी। डिडक्शन नॉट अलाउड, उसको हम यहाँ पर लेस कर देंगे। इस अमाउंट में से, अनरियलाइज्ड रेंट में से जो अमाउंट गवर्नमेंट ने डिडक्शन अलाउड नहीं की थी वो लेस कर देंगे। जो आएगा उस अमाउंट में से फिर जो है लेस करेंगे यहाँ जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो 30% की होती है। और ये अमाउंट घटाने के बाद जो बाहर आएगा इसको बाहर मेंशन कर दिया जाएगा। और जब इन सभी को जोड़ दिया जाएगा तो हमारे पास क्या आएगी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये है हमारे पास कि व्हाट प्रोसेस इज यूज्ड for the purpose of computation of the income from house property।